नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। हमारे साथ हैं देश के जाने माने आर्थिक चिंतक श्री रोशन लाल जी। अभी यहाँ पर हम पटना में आर्थिक न्याय संस्थान में इनके कार्यालय में बैठे हैं और आज बहुत अच्छा है कि हम लोग से इनको मुलाकात हो गई है। और देश में जो ज्वलंत समस्या अभी है किसान आंदोलन, इसी मुद्दे पर इनका जो है हम चिंतन समझना चाहते हैं कि 3 कृषि बिल जो आया है। बजरंग रोशन लाल जी, आप बताइए कि ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है या कारपोरेट के हित में? किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है? सरकार जो उन लोगों से वार्ता नहीं कर रही है ये क्या सही है? और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है कि होल्ड पर रखा गया है, इस सब बातों पर आप अपनी वक्तव्य दें। मैं आपका और आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज देश की इस सबसे ज्वलंत समस्या पर आपने मेरे विचार जानने चाहे हैं। यह बात तो निश्चित है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में इस सीमा तक टकराव की स्थिति बन जाए कि उससे देश का हर नागरिक दुखी हो। कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष गलत है, वास्तव में यही समझ नहीं पाने के कारण टकराव की यह स्थिति है। और टकराव की इस स्थिति को कोई हम आकस्मिक कहें तो यह बात भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि सरकार और किसान आंदोलन के नेता और समर्थक जो रवैया अपना रहे हैं उसे भी मैं समाधान कारक नहीं मानता। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश में कुछ मुट्ठी भर पूंजीवादी ताकतें पूरे समाज को लड़ाने पर तुली हुई हैं। और इस मामले में अगर देश की राजनीति को सबसे अधिक दोषी माना जाए तो कुछ गलत नहीं है। और यदि देश में कुछ भी न्याय की बात होती या समाज की कोई भूमिका होती तो शायद स्थिति इस सीमा तक कभी नहीं बिगड़ती। लेकिन मैं पिछले अपने होश संभालने के बाद के 50 वर्षों से देख रहा हूं कि देश की राजनीति जिन कुटिल षड्यंत्रों का शिकार है उसमें देश की हालत निरंतर बिगड़ती रही है। और बिगड़ते बिगड़ते अब इस सीमा पर आ गई है कि पूरा समाज अनेक टुकड़ों में विचारधाराओं के नाम पर मरता जा रहा है। यह जो कृषि कानून की बात आपने जो कही है, मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए बात हो रही है। अब किसानों में भी हम किसानों का एक ग्रुप नहीं मान सकते। यानी मुख्य रूप से इस किसानों के सवाल पर, हित के सवाल पर कुछ मुट्ठी भर कारपोरेट किसान एक तरफ है और बाकी देश के, जिन्हें मैं केवल किसानों के आधार पर बात करूं तो 95% किसान मान सकता हूं, वो एक तरफ हैं। इन 95% किसानों द्वारा कृषि उत्पादनों का मुश्किल से 20% उत्पादित होता है और जो 3%, 2.5% या 4% जो कारपोरेट किसान हैं
वही सकल कृषि उत्पादों का 75-80% उत्पादन करते हैं। और जो छोटे किसान हैं, वो जो छोटी छोटी उपज करते हैं, उनमें से आधा उत्पादन तो उनके अपने घर खर्च में ये व्यय हो जाता है। और बाजार में जो उनका उत्पादन आता है, वो आप समझ सकते हैं कि जो अति छोटे हैं उनका तो कोई उत्पादन बाजार में आता ही नहीं, और जो बहुत उससे थोड़ा ऊपर हैं उनका बहुत थोड़ा उत्पादन सामने आता है बाजार में। और मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा, मुट्ठी भर किसानों का ही उत्पादन बाजार में आता है, और उन्हीं को लाभ या हानि होती है। तो इसमें, इस स्थिति में सरकार से जिस समर्थन मूल्य की बात हो रही है, वास्तव में उसका लाभ किसको मिलेगा? आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, निष्पक्ष होकर बात समझिए कि उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कारपोरेट किसानों के लाभ में जाएगा, और बहुत कम लाभ छोटे और मध्यम किसानों को मिलेगा। असल में हमारे यहां जो संकट है, हम इसको जिस नजरिए से देखा जाना चाहिए, न्याय के नजरिए से देखा जाना चाहिए, उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। और इसका एकमात्र कारण मुट्ठी भर लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, सारे संसाधनों का अति केंद्रीकरण है। अब ये अति केंद्रीकरण अगर न्यायपूर्ण हो तो फिर इस आंदोलन को भी न्यायपूर्ण मान देते हैं, और यदि केंद्रीकरण अन्यायपूर्ण हो तो फिर इस आंदोलन को न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। मैं कतई सरकार के पक्ष में नहीं हूं, और कतई किसान आंदोलन के भी पक्ष में नहीं। जो मूल प्रश्न है वह केवल न्याय का है, और जब तक आप न्याय की, मतलब एक व्यक्ति के न्याय के आधार पर आर्थिक न्याय की दृष्टि से संपत्ति की न्यायपूर्ण सीमा का निर्धारण नहीं करते, और फिर गोपनीयता को भी नहीं हटाते, तो उसके कारण सारी स्थिति से समाज अनजान बना रहता है। और कुछ भी कदम उठाए, मतलब मैं कृषि नीति की केवल बात नहीं कह रहा हूं, मैं उद्योग नीति की, व्यापार नीति की और सारी सेवाओं की नीति की भी बात कह रहा हूं। वो इसलिए देश में जनमत संग्रह होना चाहिए, और दोनों ही पक्षों को समाज में अपनी बात का प्रचार करने के लिए पूरी छूट मिलनी चाहिए। उसमें कोई चीज गोपनीय न हो, और पूरी ईमानदारी के साथ दोनों पक्षों को उसके हानि लाभ समाज में रखने की पूरी छूट हो, और समाज की तरफ से भी जो सवाल उठे उसका जवाब इन दोनों पक्षों से मांगा जाए। और पूरी बात अगर समाज के सामने आती है तो उसके बाद जब जनमत संग्रह कराया जाए, और भविष्य में भी किसी भी समस्या के लिए ये संविधान का हिस्सा बनाया जाए। यानी कोई भी सरकार जो बनती है वह इसको अनिवार्य रूप से माने, और देश की जनता 5 साल के लिए उसकी बंधक में बने। यह स्वतंत्रता अगर व्यापक तौर पर चलाई जाएगी तो मैं सोचता हूं ये जो गोपनीयता के नाम पर और संपत्ति अधिकार को स्पष्ट किए बिना जो कुछ खेल हो रहा है, उस खेल से समाज को छुटकारा मिलेगा। और जो गरीब हैं, फिर वो किसान हैं, वो मजदूर हैं, वो कारखाने में काम करने वाले हैं, छोटे छोटे कर्मचारी भी हैं उसमें, यानी दूसरे किसी भी काम में जो मजदूर वर्ग, मतलब बिना पूंजी के दूसरे के उद्योग में, व्यवसाय में, व्यापार में नौकरी करने के लिए मजबूर है, वह पूंजी के अभाव में किसी की नौकरी न करे। और यह जो गरीबी है जो समाज में दिखाई पड़ रही है, वह स्पष्ट रूप से खत्म हो,
और पूंजी का केंद्रीकरण भविष्य में हो ही नहीं। जो स्पष्ट बात है कि आप वही जो चिंतन करके जो तत्व लाए समाज के सामने, आर्थिक न्याय, यहाँ भी आर्थिक न्याय होना चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% उसका जो है नॉन सेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए। किसका? अर्थ का भी केंद्रीयकरण होना चाहिए। अर्थ का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज अगर तकनीक इतनी बढ़ गई है कि इसमें मेहनत की भूमिका खत्म हो गई है, बेचारे मशीन कर रहा है, एकदम एक तरफा हो रहा है। तो उसका उपाय अगर आपको करना है तो आपको अमीरी रेखा बनानी ही पड़ेगी, और अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दीजिए और लाभांश बांटिए देश की जनता में। मैं कह रहा हूं ये सारा असंतोष, सारी समस्याएं और सारा टकराव बहुत सरलता से और सद्भावना पूर्वक खत्म हो सकता है। जी ठीक है। अभी हम लोग किसान बिल पर बात कर रहे थे। किसान बिल, ये 3 बिल, इसमें क्या खोट है या सही है? किसान बिल में क्या गलतियां हैं या क्या सही है? ये जो किसान बिल की केवल आप बात कह रहे हैं, तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, जो मैंने कहा भी है, मैं फिर उसके ऊपर दोहरा देता हूं कि सरकार द्वारा बनाया गया बिल ये भी गलत है, और किसानों द्वारा कोई भी नया प्रस्ताव न दिया जाना यह भी मुझे गलत लगता है। क्योंकि देश की जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी रूप में समस्या को सुलझाने में तभी हमें सहायता मिलेगी जब दोनों पक्ष एकदम आमने सामने बैठकर अपनी अपनी बात कहें, और इसमें केवल ये दोनों पक्ष की बात नहीं कहें, बल्कि कोई भी चिंतनशील व्यक्ति भी उसमें अपनी बात कहता है, उसकी बात की भी अवज्ञा न हो। और इसके लिए राष्ट्रपति महोदय को और चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता के साथ निर्णय करने के लिए सारी स्थितियों पर विचार करते हुए अगला कार्यक्रम बनाया जाए। मैं दोनों को एक्चुअली हम चाहते हैं कि बिल में कमियां क्या है। ये 3 बिल है, तीनों बिल में क्या गलत है? तीनों बिलों में गलत ये है कि यह जो बिल है ये पूंजीवाद का अंत नहीं करते, ये धन का केंद्रीकरण यथावत होने करते रहते हैं। इस बिलों का जो अधिकतम लाभ है वह कारपोरेट किसानों तक ही जाएगा। मतलब जो हजारों एकड़ के मालिक हैं वे उसका भारी लाभ उठाएंगे। एमएसपी का पूरा लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिस एमएसपी की बात की जा रही है। और किसानों के जो रहनुमा हैं वो भी उसी एमएसपी की बात कर रहे हैं। उनकी स्पष्ट मांग क्या है यह भी समाज के सामने आना चाहिए। छोटे किसान कैसे लाभान्वित हो कृषि बिल से, उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। वैसे तो मैंने ये कहा है, यह जो छोटे किसानों वाली बात आ रही है, यह समाज 95% तो छोटे किसान। हाँ अभी स्वीकार किए कि 95% छोटे किसान है। मैं तो उन तक जो है कृषि बिल ये उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, या उनके लिए क्या किया जाए? ये सरकार द्वारा भी जो कुछ किया गया है वह उनके लिए फायदेमंद नहीं है। यानी किसानों के छोटे छोटे किसानों के हित की जो बात है, मैं उसमें भी सरकार को दोषी ठहराता हूँ। 95% किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये जो सुझाव कुछ दूसरा मांग रहे हैं बदलाव का, उसका अभी तक तो कोई स्पष्ट रूप आया नहीं आया है। लेकिन क्या आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ये भी कुल मिलाकर देखिए, एक तो ये किसान नेता बोलते क्यों नहीं है कि किसान सरकार को बिना शर्त के वापस लेना चाहिए। मेरी समझ में लोकतांत्रिक देश में उनका यह कथन भी हठधर्मिता है और यह समाज को तोड़ने वाली बात है। अब मेरी राय तो बिल्कुल स्पष्ट है
कि जब तक सरकार पूंजी का केंद्रीकरण नहीं रोकती, सारे टैक्स हटाकर केवल मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाती, उपभोग की किसी भी चीज पर सभी प्रकार के टैक्स समाप्त नहीं करती, तब तक समाज के किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। चाहे वह बेरोजगारी हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जो गंदी राजनीति का खेल हमारे देश में चल रहा है, जिसे हम अमानवीय राजनीति कह सकते हैं, यह रुकेगा नहीं। और अगर लोकतंत्र की सही परिभाषा कहते हो तो एक बात मुझे कहनी ही पड़ेगी कि यह जो गोपनीयता के कानून हैं, खासकर संपत्ति पर, इनको तत्काल हटना चाहिए और समाज के सामने, देश उसके सामने नहीं आती तब तक हम बेमतलब की लड़ाई करेंगे। आपस में एक ही घर के मेंबर एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर हम अच्छा समाज निर्माण नहीं कर सकते। शांति और समृद्धि की स्थापना उसके बिना नहीं हो सकती। किसान हमारे भाई हैं, उद्योगपति वो भी हमारे भाई हैं, व्यापारी हैं वो भी हमारे भाई हैं, सर्विस करने वाले चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, वे भी हमारे भाई हैं। लेकिन समाज में चारों तरफ जो अभावग्रस्त हैं, वो कुत्ते जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, और कारपोरेट चाहे वो किसान हो या कोई उद्योगपति हो, उनकी मनमानी चल रही है। ठीक है, अभी हम जो है रोशनलाल अग्रवाल जी से कृषि बिल पर सुन रहे थे। फिर अगले बार यूथ एजेंडा लाइव लेकर के आएगा दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।